जब लास्ट टाइम मैंने आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाया था तो इंडेक्स 35-40,000 का होता था और ये मैंने आपको बताया था अपने फ्री शॉर्ट कोर्स के अंदर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बाजार बिटकॉइन से compete कर रही है। सो आज डिस्कस करते हैं कि जो बाजार 96-97 हज़ार पॉइंट हो गई है, यानी 1 लाख में 3,000 पॉइंट्स कम, यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर आप लोगों ने बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा। बिकॉज हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, राइट। बाजार ऊपर हो नीचे हो, हम तो इन्वेस्टेड रहते हैं बाजार में। तो लेट मी हेल्प यू अ लिटिल। बट आप लोगों में से जो अक्सर लोग नए हैं वो सोचते होंगे यार ये 97,000 का इंडेक्स हुआ कैसे। ना जीडीपी ग्रोथ है, ना कोई इकोनॉमी पे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है, ना बहुत घर बन रहे हैं, ना बहुत गाड़ियां बिक रही हैं, ना बहुत मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, ना एफडीआई आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम भी बस ठीक ही है। सो 97,000 पॉइंट्स का इंडेक्स हो कैसे सकता है। तो मैं आपको एक बहुत आसान सी एग्जांपल में समझाता हूं। लेट्स से आप एक 5 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं और आपका घर और आपके बराबर वाले का घर एग्जैक्टली सेम है, यानी जो टूटी होती है ना वो भी सेम है। अब आता है 2023, जब पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, हर बंदा पाकिस्तान को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है और एवरीबडी वांट्स टू जस्ट गेट आउट। उस टाइम पे आपका पड़ोसी आपके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे ये घर बेचना है, बस मैं बेच के भाग रहा हूं। आपको पता है कि इस घर की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, बट वो कहता है बस मुझे आज के आज पैसे दो, आई एम लीविंग दिस कंट्री आउट। बट मसला ये है क्योंकि हालात खराब हैं और जो वो देख रहा है बाकी लोग भी वही देख रहे हैं, तो कोई बायर नहीं मिल रहा है उसको। तो वो करता क्या है, किसी भी रियल्टर को पकड़ के जो पहली बिड आती है उसमें घर देता है और भागता है। घर कितने में बिकता है? 2 करोड़ रुपए का। अब पाकिस्तान के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होते हैं, वो घर वापस अपनी फेयर वैल्यू पे जो कि पहले चल रहा था 5 करोड़ पे आ जाता है। अब जिसने वो 2 करोड़ रुपए का घर लिया है उसके लिए बहुत तेजी है। 2 करोड़ रुपए की चीज अब 5 करोड़ रुपए की हो गई, क्योंकि 2023 में नहीं खड़े हम, 2024 में खड़े। फर्क क्या हुआ? उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बर्बाद होते हुए लग रहा था। ऐसा लग रहा था श्रीलंका की तरह हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि टर्की में जिस तरह 50% की इन्फ्लेशन और 50% का इंटरेस्ट रेट है, पाकिस्तान में ही ऐसा हो जाएगा। ऐसा लग रहा था इंटरनेशनल डिफॉल्ट तो छोड़े, लोकल डिफॉल्ट भी हो जाएगा। यानी जो रुपए जहां भी आपके पास पड़े, चाहे बैंक्स में है, मनी मार्केट फंड में है, सबके सब शायद आगे पीछे हो जाएं। और जो उस टाइम पे जिसने रिस्क लिया उसका घर आज 5 करोड़ का है। उसके लिए तो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न बना है। बट आप जो कि ऑलरेडी उस 5 करोड़ के घर के अंदर रह रहे थे, उसके लिए कोई रिटर्न नहीं बना है। यानी जो पुराने इन्वेस्टर से 53,000 की बाजार में बैठे हुए थे, उनके लिए शायद खास इतना बड़ा रिटर्न नहीं है, लेकिन वो लोग जो कि नए बाजार के अंदर आए इस बुरे हालात के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा रिटर्न बन गया है। और जिस तरह उस बंदे को 2 करोड़ से 5 करोड़ की तेजी दिखी, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है। जो मार्केट कैप हमारा 2017 के हाई पे था, अब हम वहां पहुंचे हैं। यानी कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, ऑल्दो स्टॉक्स डिफर हो सकते हैं, किसी के पास पहले फार्मास्यूटिकल नहीं होगा, आज उसके पास है, उसका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। किसी के पास सीमेंट्स बहुत हाई रेट के पड़े होंगे, वो नहीं बना होगा। स्टील्स अभी भी उन रेटों पे नहीं पहुंचे हैं। डिपेंड करता है आप क्या ओन करते हैं। बट एग्जैक्टली दिस इज वाई वी हैव रीच्ड 97,000 पॉइंट्स का इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट की एग्जांपल उसी बंदे की है जिसने 2 करोड़ रुपए में वो घर लिया था। आज वो 5 करोड़ रुपए का हो गया है, उसने पैसे बना लिए हैं। बराबर वाला यानी आप, यानी वो बंदा जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर नहीं है या इन्वेस्टेड नहीं है, वो ये सोच रहा है भाई ऐसा हुआ क्या है कि रेट बढ़ गया है। कुछ नहीं हुआ है। रेट इतने नीचे आ गए थे कि अब जब वो फेयर वैल्यू पे अपने वापस आ रहे हैं तो गेन नजर आ रहा है। और फेयर वैल्यू को हम इन्वेस्टर्स कैसे देखते हैं? नफे से देखते हैं। ये थी एक ब्रॉड लेवल एग्जांपल, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट ऑल दो 53,000 से हम 97,000 पे पहुंच गए हैं, नफा 3 गुना का फर्क हो गया है। 2017 के अंदर टॉप 100 इंडेक्स स्टॉक्स का नफा होता था आई थिंक 500 अरब रुपए। आज यानी लास्ट ईयर FY24 में ये बढ़ के हो गया है 1400 अरब रुपए। यानी जब मैंने आपको एग्जांपल दी ना रियल एस्टेट की कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। यानी उसके घर के नीचे उसने दुकान भी बिछाई हुई थी, वहां पे वो कमाई भी कर रहा था, यानी हमारी कंपनीज एक्स्ट्रा कमा भी रही थी। सो इसीलिए इंडेक्स का लेवल निकलता है प्रॉफिट से। सो आई होप ये एग्जांपल ने आपको क्लियर किया होगा कि अभी तक बाजार के अंदर क्या हो रहा है। बट क्योंकि नफे भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, हालात अगर आगे जाके बेहतर हुए, जो हम 3-4 चीजों की बात कर रहे थे कि जैसे जीडीपी ग्रोथ आती है, आगे जाके हम एफडीआई आता है पाकिस्तान के मुल्क के अंदर, हम ग्रो करना शुरू करते हैं, लोगों की जेब में पैसा आता है, इन्फ्लेशन नीचे आता है, तो मार्केट अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन पे आ सकती है। स्टैंडर्ड वैल्यूएशन क्या होती है? बहुत सारे ब्रोकर्स लिखते हैं कि पाकिस्तान का हिस्टोरिक पी मल्टीपल 7 या 8 का है। मुझे नहीं पता है कि ये सही है गलत है, क्योंकि हालात थोड़े फर्क हैं। पहले हमें अच्छा पैसा मिल जाता था, यानी आईएमएफ भी इतने पंगे नहीं करता था पैसे देने में, सऊदी अरब चाइना खुल के पैसे देते थे। अब हमने बहुत ज्यादा डेट ले लिया है, तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है जैसे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन की होनी चाहिए, बट हम उस हालात से बहुत बेहतर हैं जो कि हम 2023 में थे। बट ये सारी बातें तो थ्योरी है, राइट। अब आपको ये पूछना है कि भाई इन हालात में पोर्टफोलियो बनेगा कैसे। सो मैं कम्युनिटी में क्या करता हूं, कोई भी स्टॉक जब समझ में आता है, पर्सपेक्टिव बन रहा होता है उस स्टॉक के ऊपर, तो हम उसको 4 हिस्सों में तोड़ते हैं या 4 में से किसी एक हिस्से में डालते हैं। एक होता है डिविडेंड, एक होता है ट्रू ग्रोथ स्टॉक,
एक होता है सिक्लिकल स्टॉक और एक होता है नंबर बैक्ड स्टोरीज। अब ये नंबर बैक्ड स्टोरीज को गूगल पे सर्च नहीं करिएगा क्योंकि मेरा बनाया हुआ टर्म है, शायद आपको कहीं ना मिले, बिकॉज इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा फर्क होता है, वो मैं आपको एंड में समझाता हूं। बट आज अगर आपको डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स कैटेगरी नंबर 1 उसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपको सोचना कैसे चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जस्ट अ रिकॉल, डिविडेंड स्टॉक्स कौन से होते हैं? ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते आते हैं। किसके लिए आइडियल होता है? उसके लिए आइडियल होता है जो अपने आप को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हुए किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना चाहता है जो कि प्रॉफिट ग्रो करता रहे। यानी इंस्टेड के मनी मार्केट के अंदर डालें जहां पे सिर्फ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन हो, हम इन स्टॉक्स के अंदर पैसा डालते हैं सो दैट डिविडेंड एवरी ईयर बढ़ता रहे। यानी कि इन्फ्लेशन अगर नीचे आ रहा है, मनी मार्केट का रिटर्न नीचे आएगा, बट इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स बेहतर होते हैं, तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स भी बढ़ा देती है और साथ साथ आपको इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर देती है। बट ये कंपनीज होती कौन सी हैं? ये कंपनीज वो होती हैं जो उस बिजनेस मॉडल के अंदर होती हैं जहां पे दे डोंट नीड न्यू मनी कमिंग इनटू द बिजनेस। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बिजनेस है जो कि फुली केटर्ड है, पाकिस्तान में जितनी चीजों की रिक्वायर्ड थी उतना बनता है, उसकी ग्रोथ है साल की 2-3-4%। ये 3-4-5 कंपनीज पूरा मार्केट संभाल के बैठ गई है और अब जो भी ग्रोथ आएगी वो नॉमिनल सी ग्रोथ होगी डिपेंडिंग ऑन दी इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। इनको क्योंकि अपना नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नए बिजनेस में जाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे पे इट आउट। दूसरी कंपनीज कुछ ऐसी होती हैं जो होती शायद ग्रोथ कंपनीज हैं या होती शायद सिक्लिकल कंपनीज हैं, बट वो कैपिटल बहुत कम इस्तेमाल करती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि 1-1.5 अरब रुपए में वही 10 अरब की सेल्स लेके आ सकती हैं। इसको हम कहते हैं लो केपेक्स बिजनेसेस। इन दोनों टाइप ऑफ बिजनेसेस के अंदर डिविडेंड्स ज्यादा होते हैं। डिविडेंड ज्यादा कैसे पता चलता है? पे आउट रेशो से पता चलता है, यानी कि कितना डिविडेंड दिया और कितना साल में अर्निंग कमाई। इन कंपनीज में यूजुअली पे आउट रेशो ज्यादा होता है। जैसे फर्टिलाइजर कंपनीज, उसके अंदर पे आउट रेशो 60%, 70%, 100% तक का पे आउट रेशो होता है। तो जब भी आपको पे आउट रेशो ज्यादा नजर आता है तो आप उल्टी वर्किंग भी कर सकते हैं। आपको यह समझ में आ जाता है कि इन बिजनेसेस के अंदर क्या लॉन्ग टर्म रियल ग्रोथ है कि नहीं है। ग्रोथ तो हर बिजनेस करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन के साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, बट अगर रियल ग्रोथ है तो फिर वो ग्रोथ कंपनीज में जाते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको एक प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। याद है मैंने आपको पहले बताया था डिविडेंड शुड बी हायर देन और इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट। वहां पे क्योंकि कोर्स बहुत बेसिक था और अब मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ ग्रो कर रहे हैं, आप लोगों को मार्केट समझ में आ रही है, तो मैं आपको बताता हूं इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी में एक नहीं होता है। एक इंटरेस्ट रेट वो होता है जो कि स्टेट बैंक आपको बताता है, जो कि हर 2-2 महीने पे बताता है, वो भी नीचे आ रहे हैं। बट एक इंटरेस्ट रेट वो होता है जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करती है। देखिए भाई, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एक बात समझ लें, पीछे की चीज पुरानी हो गई, आगे की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर 100 में से मुझे नंबर देने हो तो 60 नंबर होंगे आगे के और 40 नंबर होंगे पीछे के। तो आगे का इंटरेस्ट रेट कौन बताता है? ये जो बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये लोग आपस में इंटरेस्ट रेट की ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि ये पेपर उठा के आपको दे दिया, आपका पेपर उठा के उसको दे दिया, उसने खरीद के वापस ले लिया, उसका इंटरेस्ट रेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी यील्ड्स। अखबार के अंदर बहुत आराम से आपको मिल जाता है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी शायद मिल जाता है, बट मुफाब की वेबसाइट के ऊपर गारंटीड आपको मिलता है। ये बताता ये है कि अगले 12 महीने में सेकेंडरी मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और मेरे हिसाब से दैट इज अ बेटर नंबर। या वंस अगेन अगर मैं न्यूमेरिकल स्केल में देखूं तो मैं 70 नंबर सेकेंडरी यील्ड को दूंगा और 30 नंबर स्टेट बैंक की यील्ड को दूंगा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक स्लोली एंड स्टेडीली जिस तरह इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाता है, भले इन्फ्लेशन 30% थी पर हमारा इंटरेस्ट रेट उस वक्त 17-18 था, जो कि बढ़ के 20-21 हो गया था। मार्केट में पहले से इसकी एक्सपेक्टेशन थी, सेकेंडरी मार्केट ने बहुत पहले इसको प्राइस इन किया था। इसी तरह स्टेट बैंक जब इंटरेस्ट रेट नीचे लेके जा रहा है, मार्केट पहले से देख रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत नीचे है, स्टेट बैंक शायद 12-12% पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो अभी 3 साल का पेपर 11-12% पे चल रहा है। दैट इज द इंटरेस्ट रेट दैट इज रेलिवेंट टू यू। 3 साल का ही क्यों, 6 महीने का क्यों नहीं, 1 साल का क्यों नहीं? क्योंकि यार मोटा मोटा ये उम्मीद होती है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो कम से कम 3 साल तो आगे का इंटरेस्ट रेट देखेगा ना। वो 3 साल का पेपर राइट नाउ इज एट 11-12%। सो अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं, टैक्टिक्स कुछ भी हो सकती हैं, डिविडेंड खा लें या डिविडेंड री इन्वेस्ट कर लें, आप कोई भी इन्वेस्टर है, द बेंचमार्क रेट फॉर यू इज दैट 3 साल का पेपर, जो कि वंस अगेन तीसरी बार बोल रहा हूं 11-12% पे चल रहा है। सो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो कि सस्टेनेबल डिविडेंड देती है, डिविडेंड पे आउट रेशियो उसका बहुत अच्छा है और 12% से ज्यादा दे रहा है, दैट इज योर बेंचमार्क। अब मसला पता है किसको आएगा? इस्लामिक इन्वेस्टर्स को। कन्वेंशनल वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास बैंक्स हैं, बैंक्स बहुत अच्छी यील्ड्स पे ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह पावर कंपनीज जो कि नॉन इस्लामिक हैं, अनकन्वेंशनल हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 11-12% की यील्ड दे रहे हैं। इस्लामिक में डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी मुश्किल हो गई है और ये होगा।
और ये मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। क्योंकि इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी ये इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम हैं। और बाय द वे, ग्रोथ इन मनी इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा है। अगर आप किसी कन्वेंशनल बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ बैंकों का उठा के देखेंगे तो वो कम होगा, इस्लामिक बैंक का उठा के देखेंगे तो ज्यादा होगा। तो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो इस्लामिक की तरफ जाएं, और वो प्रेफरेंस सिर्फ बैंक अकाउंट्स में नहीं होती है, वो प्रेफरेंस हर जगह के अंदर होती है। इंश्योरेंस में भी होती है और स्टॉक मार्केट में भी होती है। तो जब ज्यादा पैसा आता है और स्टॉक्स कम है, कन्वेंशनल स्टॉक्स हैं 600, इस्लामिक स्टॉक्स हैं कोई 280 290, और उसमें भी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स काफी कम है, तो ये जल्दी बढ़ जाते हैं। तो इनकी यील्ड इस वक्त आपको शायद कम मिल सकती है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम यू विल हैव टू फेस। अगर आप कोई भी इस्लामिक स्टॉक उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा डिविडेंड यील्ड शायद 8% है, 10% है, बट दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू हैव। इस टाइम पे मैं अगर इस्लामिक इन्वेस्टर होता तो मैं क्या करता? क्या इंटरेस्ट रेट मुझे 12% से आगे जाते हुए और नीचे लगता हुआ आ रहा है, मेरी इन्फ्लेशन पे ध्यान होता। बट मोटा मोटा इस वक्त आपको 10, 11, 9, 8 से 11% के बीच में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। कुछ स्टॉक्स मिलेंगे आपको 13-14% वाले, बट एक स्टॉक के अंदर तो आप पूरा पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। तो इस्लामिक इन्वेस्टर्स जो कि डिविडेंड वाले हैं, ये ख्याल रखिएगा, इस वक्त आपकी यील्ड्स कन्वेंशनल के मुकाबले में थोड़ी कम है। और कन्वेंशनल वाले जो भी डिविडेंड यील्डिंग इन्वेस्टर्स हैं, सर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आर वाइड ओपन। बैंक्स में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे कन्वेंशनल स्टॉक्स हैं जो यील्ड देते हैं, उनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई थिंक यू आर कवर इन दैट एंगल, बट इस्लामिक भाइयों को थोड़ी सी यील्ड में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर आप डिविडेंड यील्डिंग इन्वेस्टर्स हैं तो याद रखिएगा, वंस अगेन, ये कंपनीज हैं जो कि अपना प्रॉफिट बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं। बट अगर आप इस्लामिक इन्वेस्टर हैं और डिविडेंड यील्ड ढूंढ रहे हैं, फिर भी बहुत बेहतर ऑप्शन है, बिकॉज थिंक इन द 5-10 ईयर्स टर्म। ये कंपनीज जो आज अगर 10 रुपए कमा रही हैं, नॉमिनली 10-12%, 13% की ग्रोथ लेके आती हैं अपनी अर्निंग्स के अंदर, देन इनके डिविडेंड आहिस्ता आहिस्ता एवरी ईयर दे विल इंक्रीज। लेकिन अगर आप कोई भी इस्लामिक पेपर ले लेंगे या कन्वेंशनल पेपर ले लेंगे, वो आपको लॉक कर देंगे 12% पे, 13% पे, 11% पे, यानी हर साल आपको 11-12% ही मिलेगा। ये ग्रो नहीं करेगा। ये कंपनीज इन्फ्लेशन और उससे थोड़ा सा ऊपर नया पैसा कमा के आपको देती हैं। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में 97,000 रुपीज के ऊपर पोर्टफोलियो बना रहे हैं और डिविडेंड स्टॉक्स देख रहे हैं, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने बात की, उसका ख्याल रखना आपको जरूरी है। अब हम चलते हैं सिक्लिकल स्टॉक्स के ऊपर। नाउ रिकॉल, ये स्टॉक्स कौन से होते हैं? ये स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी डिपेंडेंसी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। यानी ये वो कंपनीज होती हैं जो जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे होता है, लोगों के जेब में पैसा होता है, और मोर इंपॉर्टेंटली लोगों को आगे इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस होता है, तब ये सेक्टर्स बहुत चलते हैं। अब दुनिया में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना बड़ा सेक्टर है नहीं जितना पाकिस्तान के अंदर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। दुनिया में क्या होता है, अगर आप सिक्लिकल स्टॉक्स हैं तो होते 10-10, 12-12 साल के लिए, वो साइकिल लंबी चलती है। पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में 2-3 साल में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इनकी जो फाइनेंसेस हैं, किताबें हैं, ये भी थोड़ी सी अगड़म बगड़म हो जाती है। जैसे अगर हालात बहुत अच्छे हैं, किसी कंपनी ने सोचा 50-60 अरब रुपए में बिजनेस में लगा देता हूं, और 3 साल में प्लांट आया और तब तक जीडीपी नीचे जा चुकी थी और इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा चुका था, यानी इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जा चुका था, तो ये कंपनीज का जो कमाने का टाइम होता है, उस पर इतने बड़े बड़े डेट इनके पास पड़े हुए होते हैं। तो ये कुछ कंपनीज भी होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब इन कंपनीज का पूरा बिजनेस मॉडल अगर मैं इकोनॉमिक्स के एंगल से देखूं ना, तो ये 2 चीजों पर बेट कर रहे होते हैं। नंबर 1, जिस तरह मैंने आपको डेट की एग्जांपल दी, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो उनके नफे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ये सोचें आप, अभी ये हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, बट जीडीपी ने ग्रो करना अभी शुरू नहीं किया है। अगर इंटरेस्ट रेट यहीं पे खड़े रह गए 10-12% के बीच में अगले 3-4 सालों तक, तो जीडीपी ग्रो करना शुरू करेगी, बहुत मैसिवली ग्रो करना शुरू करेगी, बट दैट इज 3 इयर्स डाउन द लाइन। तो अभी उनको बेनिफिट किस चीज का होगा? 22% पे इंटरेस्ट रेट था, यानी 100 रुपए का अगर उधार लिया है तो 22% प्रॉफिट बैंकों को या सूद देना पड़ता था। अब वो घट के 12%, 13%, 15%, डिपेंडिंग ऑन कौन से इंटरेस्ट रेट को आप फॉलो करते हैं, वहां पे आ गए, यानी 8-10 रुपए सीधा सीधा नफे में ऐड हो गया। एंड दूसरा, वही जीडीपी ग्रोथ। जब जीडीपी ग्रोथ होगी तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे, घर बनाएंगे, स्टील का डिमांड होगी, गाड़ियों की डिमांड होगी, पार्ट्स की डिमांड होगी, वगैरह वगैरह। तो जीडीपी ग्रोथ पे भी उनको नफा बनता है और इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से भी इनको नफा बनता है। अब सोचें आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी आप पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहे हैं ना। जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर कैसी है, या इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर कैसा है, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर अगले 12 महीने में क्या हो सकता है। इन्फ्लेशन के लिए भी यही सोच सकते हैं कि अगले 12 महीने में क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, डिमांड बहुत आएगी, ग्रोथ बहुत होगी, तो ये कंपनीज आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। बट बगैर रिकमेंडेशन दिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं। हो सकता है कि इस बार इंटरेस्ट रेट 11-12% पे बॉटम आउट हो जाए।
अनलाइक लास्ट टाइम जहां 4-5% पे हम पहुंच गए थे, क्योंकि हम साइकिल के बारे में कैसे सोचते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। नीचे के बारे में हम क्या सोचते हैं, वहीं जाएगा जहां पे पहले था, और ऊपर के बारे में हम क्या सोचते हैं, वहीं जाएगा जहां पे पहले था। आपको पता है लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर लास्ट 3 बार का हाई पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट का क्या था, 15। इस बार का हाई क्या था, 22। लास्ट कुछ 2-3 टाइम का लो कितना था, 5 से 7% के बीच में। तो इस बार ऐसा लगता है कि लो भी ऊपर चला गया है, हाई भी ऊपर चला गया है, क्योंकि हम जो पहले बातें कर रहे थे कि पहले हमें पैसा बहुत आसानी से मिलता था वगैरह वगैरह, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की है। हो सकता है कि इस बार 11-12% पे इंटरेस्ट रेट रुक जाए फॉर द टाइम बीइंग, एंड अगली साइकिल में भी लोग देखें, स्टेट बैंक देखे कि ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन कैसा है। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 years डाउन द लाइन। तो मुझे ऐसा लगता है, बगैर रेकमेंडेशन दिए, कि 12% का इंटरेस्ट रेट सिर्फ हम तो नहीं देख रहे ना सेकेंडरी मार्केट के अंदर, बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो इन स्टॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं। तो अगर आप ये स्टॉक 97,000 पे लेने का सोच रहे हैं, 96,000 इंडेक्स पे लेने का सोच रहे हैं, तो आपकी बेट है जीडीपी ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि यार मैं 3 साल के लिए इन्वेस्टर हूं, आगे जाके जीडीपी ग्रोथ 4-5% पे जा सकती है, हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी उसी से निकलती है, राइट। जीडीपी के लिए पैसा चाहिए होता है, तो या तो एक्सपोर्ट से आता है या उधार से आता है। उधार कोई दे नहीं रहा है तो एक्सपोर्ट से और रेमिटेंस से आएगा, और इंपोर्ट को रोकने से आएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी स्टोरी अगले 3 साल में बन सकती है कि जीडीपी वापस 4-5% पे जा रही है, तो दीज माइट बी गुड स्टॉक्स फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, पाकिस्तान को इकोनॉमी को रोक के रखना है, देख के रखना है, बहुत ज़्यादा हम ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट ऊपर नहीं जा सकता, डेफिसिट बहुत बड़ा नहीं हो सकता, आईएमएफ होने नहीं देगा, तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्नाइप करना पड़ेगा चीज़ों को। अच्छी पॉकेट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर आप सिक्लिकल्स ढूंढें, बिकॉज जब इकोनॉमी चलेगी तो सब साथ चलेंगे। तो अगर आपके पास कोई अच्छे सिक्लिकल स्टॉक्स आपको नजर आते हैं रिलेटिव टू इंट्रा सेक्टर्स, कि अगर स्टील इस वैल्यूएशन पे चल रहा है, सीमेंट इस वैल्यूएशन पे चल रहा है, और दोनों की ग्रोथ सेम लगती है आपको, तो वहां पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बट यहां पे इट्स नॉट एज क्लियर एज जब मैंने वीडियो बनाई थी 35-40,000 के ऊपर, इट्स नॉट एज क्लियर एज दैट। सो स्नाइपर स्ट्रैटेजी होगी आपके सिक्लिकल्स के ऊपर। अब आता है तीसरी कैटेगरी, विच इज ग्रोथ स्टॉक। ये पाकिस्तान में मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपको रियल रिटर्न क्रिएट करके देते हैं। इन्फ्लेशन लेट्स से 10-12% है, डिविडेंड वाली कंपनीज कितना ग्रो कर रही होंगी, 15% से एवरी ईयर, अगर हम 5 साल का आगे देखें, 10 साल का आगे देखें। सिक्लिकल कंपनीज के बारे में हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगले 10 सालों के अंदर पता नहीं 2 साइकिल ही ना आके चले गए हों। ग्रोथ कंपनीज वो होती हैं जो कि रियल ग्रोथ देती हैं, यानी अबव इन्फ्लेशन, और इनकी हिस्ट्री भी होती है जहां पे उन्होंने ग्रोथ दी हुई होती है। सो कहने का मकसद क्या है, ये वो कंपनीज हैं जो कि आपको रियल, प्रॉबेबली मल्टी बैगर, इस किस्म का रिटर्न आपको दे सकती हैं। लॉन्ग ओनली, चुपचाप लेके बैठ जाना फॉर द नेक्स्ट 10 years, डोंट लुक एट इट, इस किस्म के स्टॉक, एंड आई लव देम। और मुझे इस थीम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि इस बार वंस अगेन पूरे थीम को लेके चलें। इस बार क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि यार अब हम उधार लेके ग्रो नहीं करेंगे। इसका मतलब जो इंपोर्ट लेड ग्रोथ थी, यानी बाहर से मेड अप चीज मंगवाओ, पाकिस्तान में बेचो, चाहे गाड़ियां हो, रेफ्रिजरेटर हो, इस्त्रियां हो, लाइट्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, टायर्स हो, वगैरह वगैरह। बट जब मुल्कों के अंदर ऐसा हो जाता है ना कि डॉलर नहीं होता है, लेकिन डिमांड तो है यार, 250 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन को पूरा करना है हमने, तो डिमांड के लिए कंपनीज क्या करती हैं, लोकल माल बनाना शुरू कर देती हैं। एंड दैट इज हैपनिंग सिंस लास्ट 2 years। आपको नजर इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट 2 सालों में प्लांट लग रहे थे। अब आपको नजर आएगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज प्योरली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रही हैं। आपको पता है, किसी ने मुझे बताया था, किसी कंपनी ने मुझे बताया था, पाकिस्तान में टूथब्रश भी बाहर से इंपोर्ट होते थे। आपको पता है, अब एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर टूथब्रश बना रही है। पहले इंपोर्ट होते थे डायपर्स, अब एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर बना रही है। तो ऐसी पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ बहुत सारी हैं। देखिए मैं रिपीट करता हूं, ग्रोथ 2 तरीके से आती है, या तो पाकिस्तानियों के पास इनहेरिटेंटली बहुत पैसा आ रहा हो ईयर ऑन ईयर, यानी कि मेरी सैलरी ₹1,00,000 थी, अगले साल 1.5 लाख रुपए हो जाती है, 50,000 रुपए में इंक्रीमेंटल स्पेंड कर सकता हूं। दूसरा ये हो सकता है कि जो मैं ₹1,00,000 में खरीद रहा था वो चीजें ही अवेलेबल नहीं है, तो कंपनीज पाकिस्तान में ये चीजें बनाएंगी और वो पूरी मार्केट जो कि इंपोर्ट केटर कर रही थी ये लोग कर लेंगे। पाकिस्तान में दूसरी स्टोरी ट्रू हो रही है। सो इनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स जो हमें कभी नहीं लगता था ग्रो करेंगे, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता दे आर स्टार्टिंग टू ग्रो, एंड देयर टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी जितनी मार्केट, जितना माल वो बेच सकते हैं, बहुत ज्यादा है। क्योंकि भाई याद रखिएगा, पाकिस्तान ने लास्ट 30-40 सालों में लोकल कुछ बनाया ही नहीं है। मैं गारंटी दे के कहता हूं, आप अपने आसपास चीजों को उठा के देखें, 10 में से 8 चीजें 100% इंपोर्टेड होंगी
और उसमें से 4 चीजें 50 या मोर % इंपोर्टेड होंगी। जो आप फोन देख रहे हैं वो भी हम सिर्फ असेंबल ही कर रहे हैं, जगह बहुत है, डायपर्स, दूध, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाहर से आ रही थी। वो मार्केट बहुत बड़ी है और वो बन रहे हैं ग्रोथ स्टॉक्स, और उनमें हो सकता है नए रियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिले इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो इन स्टॉक्स के बारे में जब मैं देखता हूं तो ये 97,000 पॉइंट्स का इंडेक्स या लाख पॉइंट का इंडेक्स या 80,000 पॉइंट का इंडेक्स मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होता है। मेरे लिए ये रेलेवेंट होता है कि ये कितना % कंपनी ग्रो कर सकती है। मैं आपको पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ सेक्टर देके जाता हूं। फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, फूड कंपनीज के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, यानी हर वो सेक्टर जो कि इंपोर्ट करता है वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। टीवी हो सकता है, फोन हो सकता है, वगैरह वगैरह। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इस कि ये मार्केट बहुत बड़ी हो सकती है और पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ स्टॉक्स के लिए एक जो ओपिनियन आपका होना चाहिए वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि यार बाजार लाख पॉइंट की हो गई है, आपको ढूंढनी चाहिए पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और ये हमारा फेवरेट है कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। दिस इज द मोस्ट फेवरेट थिंग वी टॉक अबाउट। वी वांट टू फाइंड दीज अपॉर्चुनिटीज जहां पे नॉन लीनियर ग्रोथ हो सकती है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल है आपके पास, आप वाकई में उन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं जो कि इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, सुकून से पैसा बनाना चाहते हैं, डू कंसिडर द कम्युनिटी। नीचे लिंक दिया हुआ है इफ यू वांट टू चेक इट आउट। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू वो कैटेगरी जो मैंने खुद ने बनाई है, स्टोरी बैक्ड नंबर्स। ये क्या होते हैं? ये अजीब सा नंबर क्या है? ये जो 3 मेन थीम्स पे हमने बात की ना, इनके अलावा एनी स्टॉक जिसके अंदर स्टोरी बन रही है, इसको हम स्टोरी बैक नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज से साल सवा साल पहले वी हाईलाइटेड कि यार सर्कुलर डेट कैन बी अ रियली रियली बिग स्टोरी, बिकॉज जिस तरह से इकोनॉमिक्स चल रही है और जिस तरह से हमारी रिस्ट्रिक्शन है आईएमएफ से पैसे लेने और आईएमएफ एनर्जी रिफॉर्म्स के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो हमें नज़र आ गया था कि यार ये सर्कुलर डेट वाली स्टोरीज के अंदर कुछ हो सकता है, कैश फ्लो बहुत आराम से इनका बन सकता है। अब आप लास्ट क्वार्टर का ओजीडीसी का कैश फ्लो उठा के देखें, पीपीएल का कैश फ्लो उठा के देखें, पीएसओ का उठा के देखें, एंड यू विल सी कि यार ये वो चीज़ें हैं जिनका अभी कुछ नहीं है। यानी कि साल डेढ़ पहले जब हाईलाइट किया था इसको, तब इसमें कुछ नहीं था। तब लग रहा था ये सर्कुलर डेट वाली कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी और सब कुछ, बट एक्चुअली थिंग्स चेंज। अब ये जो स्टॉक्स का मैंने नाम लिया रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? प्लीज डोंट कंसिडर इट रिकमेंडेशन और फिर आप आगे जाके ये सोचें कि यार ये स्टॉक्स नीचे आ गए। तो फुरकान भाई ने अपनी वीडियो में कहा था, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं एक टीचर हूं, आपको समझाने के लिए आया हूं। आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अब 3 साल की हमारी जर्नी में आपके साथ हो गई होगी। बट जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं ना, तो बाजार के अंदर बहुत सारी पॉपअप स्टोरीज निकल के आती हैं। ये सोचा कि यार ये प्लांट बिक गया है, ये प्लांट बिक रहा है, बुक वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर है और बुक वैल्यू के आसपास कहीं जाके डील होगी, पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्टोरी बैक नंबर्स। आपने देखा एक्सपोर्ट इस प्रोडक्ट की बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, नंबर बैक स्टोरीज, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, आगे जाके हो जाएगा। बट नंबर बैक स्टोरीज फॉर द टाइम बीइंग नंबर बैक रहती हैं और फिर इन तीनों में से किसी एक जगह पे जाके गिर जाती हैं। या फिर अगर इन कंपनी ने कोई ऐसा बिजनेस पकड़ लिया है जो कि जीडीपी ग्रोथ से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, वो सिक्लिकल में चला जाएगा, साल डेढ़ लगेगा बट सिक्लिकल में चला जाएगा। इसी तरह अगर इस कंपनी ने ग्रोथ रोक दी है और आगे जाके ग्रो करने का उसको रीजन नजर नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की डिमांड पूरी हो गई है या जो एक्सपोर्ट करते हैं वो डिमांड पूरी हो गई है, तो दे विल स्टार्ट टू पे आउट डिविडेंड्स। तो ये टेम्परेरी होती है बट इनमें बहुत पोटेंशियल होता है, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं ना, पैसा लोगों को आसानी से मिलना शुरू हो जाता है। और दिस इज ट्रू फॉर द कंपनीज एज वेल। कुछ लोग डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही होती तो प्लांट्स बिक जाते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत बाजार में दिखती हैं। अब दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सोच रहे हैं इसके ऊपर, तो प्लीज जरा कॉशियस हो जाए, बिकॉज इसमें 10 में से 9 स्टोरीज रॉन्ग होती हैं, नंबर बैक्ड नहीं होती हैं, सिर्फ स्टोरीज होती हैं। नंबर बैक्ड स्टोरीज का मतलब देयर इज समथिंग टेंजिबल एंड द कंपनी इज ट्राइंग टू डू दैट। ये 97,000 की बाजार में ढूंढना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रोकर्स ऐसी स्टोरीज रोज बरोज पिच कर रहे होते हैं। ये देख लो, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है, 4-4.5 रुपए की अर्निंग का इंपैक्ट हो गया, वगैरह 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 वगैरह। अगर ऐसी स्टोरीज आपको मिले, प्लीज, अगर आपको नंबर्स देखना आते हो ना, तो ही देखिएगा। क्योंकि आपको पता है ना, पहला डर मेरी बीवी से लगता है, जो कि प्रॉब्ली वीडियो देख रही होगी। दूसरा डर मुझे ये बात से लगता है कि जो मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ऐसे वैसे स्टोरीज में ना फंस जाएं। सिर्फ मैं आपको एक नंबर देके जाता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है। जब बाजार की तेजी खत्म होती है ना, किसी के पास 10 स्टॉक्स होते हैं ना, तो जब तेजी खत्म हो रही होती है, 9 स्टॉक्स सिर्फ स्टोरी वाले होते हैं, एक स्टॉक फंडामेंटली साउंड होता है, क्योंकि उन 9 स्टॉक्स के अंदर उससे 3 महीने पहले बहुत पैसा बना होता है। बट आपको ये नहीं पता होता है कि वो पैसा बना क्यों है, समझ में क्या आ रहा है, नंबर्स क्या है। सो इन स्टॉक्स से आप दूर रहें अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो। सो दिस कंक्लूड्स माय वीडियो। आई होप मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है। 97,000 पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो क्या थीम्स होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। और अब जंग पता है कौन सी है? जंग यह है कि बिटकॉइन पहले लाख होता है या PSX। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।